मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आइए केमिस्ट्री शुरू किया जाए। और देखिए, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और समय की पाबंदियाँ होती हैं, समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो आइए इसी पे एक शायरी हो जाए, कुछ बोल दें। ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती है, ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, बस समय को सही बनाना पड़ता है। आइए प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। चलिए देखिए, ये देखिए कुछ भाग हो गया था इसका। केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का पहली टॉपिक थी, उसमें का कुछ भाग हो गया था। क्रिस्टल शुरू करना था। क्रिस्टल क्या होता है सबसे पहले पता करेंगे। इसका क्रिस्टल क्या होता है सबसे पहले ये मायने रखता है। तो आइए क्रिस्टल शुरू किया जाए। क्रिस्टल क्या होता है? जो क्रिस्टल होता है, देखिए क्रिस्टल में क्या होते हैं? अणु होते हैं, परमाणु होते हैं और आयन्स होते हैं। आयन होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं। अब देखिए अणु परमाणु आयन्स क्या होते हैं। जो अणु परमाणु आयन्स होते हैं, इनकी जो व्यवस्थित क्रिया होती है, इसी को क्रिस्टल कहते हैं। अब ये व्यवस्थित क्रियाएं क्या होती हैं, देखिए कैसे इनको व्यवस्थित किया जाता है। तो जो अणु होता है, परमाणु होता है और आयन्स होता है, इनको सीमितिपूर्ण आंतरिक व्यवस्था में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, इनको सीमितिपूर्ण आंतरिक त्रिविमीय व्यवस्था में इसको व्यवस्थित कर दिया जाए, और यह व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टल कहलाती है। क्रिस्टल। अब आंतरिक पूर्ण त्रिविमीय व्यवस्था क्या होती है? सबसे पहले मायने तो ये रखता है त्रिविमीय व्यवस्था क्या होती है। जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है वो 3D डायमेंशन होती है। 3D डायमेंशन में व्यवस्थित करने की जो क्रियाएं होती हैं परमाणुओं को, जैसे 3D डायमेंशन क्या होता है? जो क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, जिसके चारों तरफ, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई मैंने एक यूनिट ऑफ सेल ले रहा हूँ, एक त्रिविमीय व्यवस्था ले रहा हूँ, देख लीजिए। सपोज दैट देख लीजिए, तो जो त्रिविमीय व्यवस्थाएं होती है 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन। 2D डायमेंशन में फ्रंट टू बैक दिखाई देता है, 2D डायमेंशन में फ्रंट टू बैक दिखाई देता है, बट 3D डायमेंशन में हमें चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं। 2D डायमेंशन में क्या होता है कि आगे का भाग दिखाई देता है और पीछे का भाग दिखाई देता है। तो जो 2D डायमेंशन होता है आमतौर पर ऐसे मान लीजिए, सपोज दैट ये 2D डायमेंशन है, मुझे उधर का फ्रंट का, बैक का और फ्रंट का दिखाई दे रहा है। लेकिन 3D डायमेंशन देखा जाए, इसके चारों तरफ एक जैसे रूम होता है, सपोज दैट मान लीजिए कोई रूम है तो उसके क्या होता है? लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है, उसका लेफ्ट साइड भी फेस होता है, राइट साइड भी होता है, बैक भी होता है, फ्रंट भी होता है, टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है। अर्थात इसके चारों तरफ ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, जिसमें 3D डायमेंशन होता है। और जो 2D डायमेंशन होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई ही होती है। तो मायने ये रखता है कि जो अणु हुए, परमाणु हुए और आयन्स, ये तीनों हुए, इनको 3D डायमेंशन में अर्थात त्रिविमीय व्यवस्था में 3D डायमेंशन में अगर व्यवस्थित किया जाए तो इस क्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है? क्रिस्टल कहा जाता है। राइट। तो सबसे मायने ये रखता है कि क्रिस्टल क्या होता है, कि क्रिस्टल क्या होता है? अणु, परमाणु, आयन्स को अगर 3D डायमेंशन में अर्थात त्रिविमीय पूर्ण आंतरिक व्यवस्था में अगर इनको व्यवस्थित किया जाए, या व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टल कहलाती है। अब उसके बाद आता है, क्रिस्टल के बाद आता है जालक। जालक आता है, आगे चला जाए तो इसका पहले डिफिनीशन आप लिख लीजिए। इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन क्या होगा? देखिए क्रिस्टल का डिफिनीशन क्या होता है। तो क्रिस्टल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया हूँ, परमाणु, अणु, आयन और आयन के
सिमितिपूर्ण त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल कहते हैं। इसमें देखिए मैं बताऊं कि जो क्रिस्टल होता है क्रिस्टल क्या होता है, परमाणु अणु आयन के सिमितिपूर्ण व्यवस्था त्रिविमीय अर्थात सिमितिपूर्ण व्यवस्था को अर्थात सिमितिपूर्ण रूप से 3D डायमेंशन में अर्थात त्रिविमीय ज्यामिति में उसको व्यवस्थित करने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल कहलाती है। तो क्रिस्टल देखिए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे चला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे चलते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। इसके बाद बात आती है जालक की। जालक को बोलते हैं लैटिक। अब लैटिक देखिए क्या होता है, मैंने क्रिस्टल अभी मैं बताया हूं आपको, जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल अभी मैं बताया हूं कि जो परमाणु होते हैं, सबसे पहले परमाणु, अणु और आयन, ये जो तीनों होते हैं परमाणु अणु आयन, अगर इन्हें त्रिविमीय व्यवस्था अर्थात त्रिविमीय संरचना में इन्हें सिमितिपूर्ण एक लिमिटेशन के अनुसार एक सिमितिपूर्ण व्यवस्था अर्थात सिमितिपूर्ण व्यवस्था के अनुसार त्रिविमीय संरचना में प्रदर्शित कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उस क्रिया को क्रिस्टल कहते हैं। उसके बाद बात आती है जालक। अब जालक में क्या होता है, सेम प्रोसेस है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसमें सिमितिपूर्ण व्यवस्था से व्यवस्थित कर रहे थे 3D डायमेंशन में। इसमें क्या करेंगे, आंतरिक पूर्ण व्यवस्था से प्रदर्शित करेंगे। जैसे परमाणु हुआ, परमाणु, अणु और आयन, ये जो है इनको त्रिविमीय संरचना में अर्थात 3D डायमेंशन में आंतरिक पूर्ण व्यवस्थित होने की क्रिया क्या कहलाती है, जालक कहलाती है। बस इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसमें क्या आंतरिक पूर्ण, उसके आंतरिक व्यवस्था में, कहने का मतलब उसके मेन अंदर वाले पोर्शन में उसकी संरचनाओं को व्यक्त किया जाए। देखिए आंतरिक पूर्ण व्यवस्थाएं और सिमितिपूर्ण व्यवस्थाएं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बस आंतरिक पूर्ण व्यवस्थाएं जो होती हैं, मान लीजिए कोई 3D डायमेंशन है, 3D डायमेंशन है, इधर भी 3D डायमेंशन है, त्रिविमीय संरचना इधर भी है, इधर भी त्रिविमीय संरचना है। तो जो त्रिविमीय संरचनाएं हैं, सपोज दैट, मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर उसके आगे चला जाए। हो गया, चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। अब बात आती है, देखिए आंतरिक पूर्ण व्यवस्था क्या होती है, आंतरिक पूर्ण, और एक होता है सिमितिपूर्ण
सिमितिपूर्ण। अब इसमें दोनों में देखिए डिफरेंस क्या। मान लीजिए कोई 3D डायमेंशन यहाँ पे है, कोई 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर है, संरचना, जिसे संरचना बोलते हैं, 3D डायमेंशन है। अब जो 3D डायमेंशन जो स्ट्रक्चर है उसमें सॉलिड की बात हो रही है, तो सॉलिड की बात हो रही है तो जो 3D डायमेंशन होगा वो सॉलिड होगा, उसके परमाणु उसके परमाणु बहुत पास पास होंगे। तो सॉलिड संरचना की बात आ रही है तो इस 3D डायमेंशन में मान लीजिए कोई मैं एक संरचना स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया 3D डायमेंशन का, इधर से इधर आइए, इधर देखिए, अब देखिए इधर भी मैंने 3D डायमेंशन लिया, इधर भी मैंने एक 3D डायमेंशन बना दिया। अब एक सिमितिपूर्ण व्यवस्था होने की क्रियाएं, व्यवस्थित होने की क्रियाएं परमाणुओं को, इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि आंतरिक पूर्ण व्यवस्था, परमाणु, अणु, आयंस। मान लीजिए सपोज दैट कोई परमाणु है, मैंने कोई एटम ले लिया, इस परमाणु को हमें आंतरिक पूर्ण व्यवस्थित करना है। तो आंतरिक पूर्ण व्यवस्थित करने की क्रियाएं इसमें क्या होती हैं, व्यवस्थित करने की क्रिया क्या होगी, इस स्ट्रक्चर की, इस संरचना के सभी जितने भाग हैं, जितने पार्ट हैं, जितने संरचनाओं को अभिव्यक्त करेगा, जितने संरचनाओं को क्या करेगा, ये अपने प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए ये 3D डायमेंशन, इसमें फेस होगा, और एक सॉलिड स्टेट जो 3D डायमेंशन होता है, एक क्यूबिक फॉर्म में होता है, एक घन के रूप में होता है। तो जो घन के रूप में होता है तो ये पहले तो अपने फेस को डिनोट करेगा, फिर इसका एक किनारा है, एक किनारे को डिनोट करेगा, किनारा, फिर ये क्या करेगा, कोनों को डिनोट करेगा। तो अपनी व्यवस्थाओं को ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बताइए इसकी जहां जहां व्यवस्था है, यहां पे परमाणु व्यवस्थित हो सकते हैं, कोनों पर व्यवस्थित हो सकते हैं, इसके फेस पे, फेस का मतलब होता है फलक, इसके फलक पर व्यवस्थित हो सकते हैं परमाणु, किनारों पर हो सकते हैं। तो देखिए ये आंतरिक पूर्ण व्यवस्था, मैं जिसे ऐसे देखा जाए, इस त्रिविमीय या 3D डायमेंशन में मैंने परमाणुओं को क्या किया, आंतरिक पूर्ण व्यवस्थित किया। तो इसके फलक केंद्र पर भी व्यवस्थित किया, इसके सेंटर पर, इसके फेस पर भी, उसके बाद इसके किनारों पर मैंने व्यवस्थित किया। लेकिन सिमितिपूर्ण व्यवस्था में एक लिमिटेशन हुआ कि इसके 8 कॉर्नर है, तो 8 ही कॉर्नर पर क्या किया मैंने, परमाणुओं को व्यवस्थित कर दिया। इसका फेस नहीं देखा, इसका सेंटर नहीं देखा, उस पर व्यवस्थित हमने नहीं किया, एक सिमितिपूर्ण किया, एक सिमितिपूर्ण दिखाई दे रहा था, जो इसका मेन जो पॉइंट दिखाई दे रहा था, इसको कॉर्नर, वहां पे व्यवस्थित करने की क्रिया, अर्थात वहां पे मैं व्यवस्थित कर सकता हूं। ऐसे हमें सिमितिपूर्ण व्यवस्था दिखाई दी, वहां पे क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। और ये जालक क्या होता है, इसके मैंने एक सिमितिपूर्ण व्यवस्था में मैंने व्यवस्थित किया परमाणुओं को, इसके फलक केंद्र पे भी, इसके आंतरिक व्यवस्थाओं में भी पूर्ण किया, इसके सेंटर पे भी पूर्ण किया, व्यवस्थित किया परमाणुओं को। इसको क्या कहते हैं, आंतरिक पूर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो इसी के साथ देखिए आंतरिक पूर्ण व्यवस्था और सिमितिपूर्ण व्यवस्था 3D डायमेंशन में जो अणु, परमाणु, जैसे परमाणु हुआ, अणु हुआ और आयंस हुआ, ये जो होते हैं इनकी व्यवस्थित होने की क्रियाएं जो क्या कहलाती हैं, क्रिस्टल कहलाती है और जालक कहलाती है। अब इसके बाद आती है इनकी व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनकी व्यवस्थाएं कैसी है, उसके बारे में। तो क्रिस्टलीय संरचना और जालक, इनकी मुख्य व्यवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है जो नॉर्मल फॉर्मेट में चलती है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए, जैसे SCC हुआ, BCC हुआ,
FCC हुआ। तो इनकी कुछ व्यवस्थाएं देखा जाए, कैसे प्रदर्शित किया जाए, कैसे दिखाया जाए, इनके बारे में पढ़ा जाए, इनके बारे में जाना जाए, और इनके बारे में क्या, इनको कैसे परमाणु या अणु या आयंस को कैसे व्यवस्थित किया जाए इनके संरचनाओं में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके आगे चला जाए। चलिए चलिए देखिए, सबसे पहली बात आती है जो 3D डायमेंशन होता है, जो 3D डायमेंशन होता है, 3D डायमेंशन का मतलब होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय संरचना। तो जो त्रिविमीय संरचना है, इस ठोस की बात हो रही है, ठोस अवस्था की। तो जो त्रिविमीय संरचनाएं होंगी वो ठोस होंगी। अब इसमें बात आती है जो त्रिविमीय संरचनाएं ठोस होंगी, तो जो त्रिविमीय संरचनाएं हैं वो इनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो क्रिस्टल, देखिए क्रिस्टल और जालक के आधार पर देखा गया, आधार पर घनीय एकक कोशिकाओं की संरचना। देखिए क्रिस्टल और जालक के आधार पर घनीय एकक कोशिकाओं की संरचना देखी जाए तो इन्हें व्यवस्थित करने की क्या फॉर्मेट है, क्या पॉलिसी है इसकी। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बनता है घनीय एकक कोशिका की, जो घनीय एकक कोशिका की जो संरचना होती है क्रिस्टल और जालक के आधार पर परमाणुओं को व्यवस्थित होने की क्रियाएं। तो पहला सबसे बनता है सरल घनीय संरचना। दूसरा बनता है फलक केंद्रीय घनीय संरचना। तीसरा बनता है BCC काय केंद्रीय घनीय संरचना। अब देखिए इसका जो होता है इंग्लिश सिंपल क्यूबिक सिंपल सेंट्रॉयड क्यूबिक। इसका होता है फेस सेंट्रॉयड क्यूबिक और इसका होता है बॉडी सेंट्रॉयड क्यूबिक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके आगे चला जाए। मैं अभी बता रहा था, देखिए चलिए, जैसे क्रिस्टल और जालक हमने बताया, और क्रिस्टल और जालक में परमाणु ये तीन बातों पर डिपेंड करता है, तीन अणुओं पर, तीन क्रिस्टलों पर डिपेंड करता है। क्रिस्टल में क्या होता है, एक परमाणु, अणु, आयंस आते हैं। तो परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयंस क्या होता है। तो परमाणु, अणु, आयंस आपको जानना जरूरी है।
तो परमाणु मैंने अगले लेक्चर में दिया था, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयंस क्या होता है, ऐसे मैंने बताया था, सपोज दैट आप जानते होंगे। तो उसमें क्या होता है, उसको अगर सीमिति क्रिस्टल का फॉर्मेट है कि अगर परमाणु, आयंस और अणु को एक 3D डायमेंशन में, एक त्रिविमीय संरचना में सीमितिपूर्ण व्यवस्थित कर दिया जाए, उसमें उनको बैठा दिया जाए, कहने का मतलब उनको बैठा दिया जाए, उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। और जालक क्या होता है, अगर परमाणु, अणु, आयंस को आंतरिक पूर्ण व्यवस्था में, आंतरिक पूर्ण व्यवस्था का मतलब देखिए 3D डायमेंशन में जो होता है, जो 3D डायमेंशन में जो होता है वो जैसे चारों तरफ का है, एक रूम का फॉर्मेट होता है 3D डायमेंशन, और उसी 3D डायमेंशन में क्रिस्टल का फॉर्मेट भी यूज होता है। क्रिस्टल के फॉर्मेट में जैसे मान लीजिए 3D डायमेंशन में है, तो 3D डायमेंशन में उसके कोना हुआ, आप जानते होंगे कोना का होता है, कोना हुआ, फिर उसके बाद किनारा हुआ, उसके बाद फेस उसका हुआ। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, देख लीजिए, एक मैं बना दे रहा हूँ 3D डायमेंशन, एक 3D डायमेंशन में बना रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए ये 3D डायमेंशन है, मान लीजिए सपोज दैट, मानना तो पड़ेगा भाई, चलिए ये 3D डायमेंशन है। तो 3D डायमेंशन में देखा जाए तो इसे मैंने कलर कर दे रहा हूं। तो जो 3D डायमेंशन होता है, एक घन का फॉर्मेट है, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब का फॉर्मेट है। घन में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं घन में। तो सभी भुजाएं, पहली चीज तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है आपस में। अब जानते होंगे कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजाएं सभी बराबर है, भुजा क्या है, मैंने ए माना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। इतना तो फॉर्मेट आप जानते हैं कि घन का क्या होता है, घनाभ क्या होता है, और आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। अब बात आती है 3D डायमेंशन की। ये देखिए 3D डायमेंशन में है, त्रिविमीय ज्यामिति में है, ये त्रिविमीय ज्यामिति को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। तो अगर मैं क्रिस्टल और जालक के बारे में बता रहा था, तो मैंने जैसे सपोज दैट मान लीजिए जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के इसका क्रिस्टल में देखा जाए तो जो क्रिस्टल है इसमें देखा जाए कि जो परमाणु है, परमाणु, अणु और आयन, इनको ऐसे व्यवस्थित किया जाए जैसे मान लीजिए सीमितिपूर्ण, एक लिमिट में ऐसे सीमितिपूर्ण, जैसे मान लीजिए इसका कॉर्नर है, इसका लिमिटेशन है, ये सीमितिपूर्ण व्यवस्थित किया जाए, एक लिमिट है इसका कि ऐसे फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसके सभी कोनों पर हम क्या कर सकते हैं, परमाणु को व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन इसके आंतरिक भाग को हम नहीं देख रहे हैं, इसके आंतरिक व्यवस्था में हम व्यवस्थित नहीं परमाणु कर रहे हैं, आंतरिक भाग में व्यवस्थित नहीं करना है, हमें सीमितिपूर्ण व्यवस्था में इस परमाणु को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित मतलब वहाँ पे बैठाना है, वहाँ पे रखना है हमें परमाणुओं को, तो उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। अब बात आती है जालक की, तो जालक जो होता है ना, ये जालक के जो परमाणु होते हैं ये आंतरिक पूर्ण व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक पूर्ण व्यवस्था का मतलब परमाणु, आयन, जो परमाणु हुए, अणु हुए, आयंस हुए, इसके आंतरिक भाग को भी प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक भाग का मतलब इस क्यूबिक का, इस घनी एकक कोष्टिका का सभी देखा जाए कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। इसका फेस देखा जाए, इस घन का सेंटर भी एक होगा, तो उसमें परमाणुओं को व्यवस्थित करने की क्रिया जालक कहलाती है, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट कर, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चला जाए। चलिए इसी के साथ आगे चला जाए। घनीय क्रिस्टल जालक की व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, मुख्यतः देखा जाए तो मुख्यतः घनीय क्रिस्टल जालक की जो व्यवस्थाएं होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला देखिए मैं बता रहे हैं,
पहला होती है सरल घनीय, सरल घनीय संरचना। दूसरा होती है फलक केंद्रीय घनीय संरचना। और तीसरा होती है काय केंद्रीय घनीय संरचना। इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सिंपल, SCC ये बोलते हैं, सिंपल सेंट्रॉइड क्यूबिक। आगे मैं बताऊंगा इसको, इसका फुल फॉर्म। इसको बोलते हैं FCC फेस सेंट्रॉइड क्यूबिक। इसको बोलते हैं BCC बॉडी सेंट्रॉइड क्यूबिक। तो इनकी व्यवस्थाएं ये मुख्यतः हैं। अब देखा जाए इसमें सबसे पहले बात आती है एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका क्या होती है? इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल। तो इसे नोट कर लीजिए, आगे चला जाए। फिर एकक कोष्ठिका की बात आती है, तो देखिए इसे नोट कर लीजिए। अब बात आती है घनीय एकक कोष्ठिका की। इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल। अब यूनिट ऑफ सेल होता क्या है? घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है? जैसे घन की संरचना आप लोग देखे होंगे, घन की संरचना मैंने बनाया था, देखिए बना भी दे रहा हूं। घन की जो संरचनाएं हैं इसको मैं बना दे रहा हूं। एक घन है, एक कॉर्नर है, कोना जिसे बोलते हैं, एक फेस। अब जो एकक कोष्ठिका जो होती है, एकक कोष्ठिका की जो ज्यामिति होती है, जो संरचनाएं होती हैं, वो क्या होती है? वह सबसे छोटी इकाई होती है, वह सबसे छोटी ज्यामिति संरचना होती है जिसे क्या करते हैं? सभी दिशाओं में अनेक प्रकार से दोहरा सकते हैं, सभी दिशाओं में अनेक प्रकार से दोहरा सकते हैं। उसी को एकक कोष्ठिका बोलते हैं, उसी को यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं, उसी को घन बोलते हैं। अब बोलेंगे कि प्रत्येक कैसी सबसे छोटी इकाई संरचनाएं होती हैं, वह छोटी संरचनाएं क्या होती हैं? सभी दिशाओं में जिसे घुमा सकते हैं, जिसे उसे दोहराया जा सकता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई ऐसी संरचना ले लीजिए। इसे मैंने एक संरचना ले लिया, मैंने एक संरचना ले लिया। तो इस मान लीजिए जो संरचना लिया मैंने, एक फेस ले लिया स्क्वायर। इनको सभी दिशाओं में दोहरा दीजिए, सभी दिशाओं में, फ्रंट टू बैक, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, टॉप टू बॉटम, ऐसे दोहरा दीजिए। और जब दोहराएंगे ना तो उसके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ सेल। जो संरचना बनेगा उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ सेल, एकक कोष्ठिका बोलते हैं। जब वह सबसे छोटी ज्यामिति संरचना ले लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर, एक छोटा सा ज्यामिति संरचना ले लीजिए, उसे क्या करिए कि वो चारों दिशाओं में उसको दोहरा दीजिए, उसके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को क्या बोलते हैं? घनीय एकक कोष्ठिका बोलते हैं। अब बात आती है जो घनीय एकक कोष्ठिका है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका यूज कहाँ पे है? इस घनीय एकक कोष्ठिका का यूज कहाँ पे है? देखिए, तो सबसे यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ घन की ज्यामिति, घन की ज्यामिति। क्यूबिक ऑफ ज्योमेट्री, घन की ज्यामिति। अब घन की ज्यामिति मैंने बनाया, एक घन बना रहे हैं। ये सॉलिड स्टेट थोड़ा सा देखिए टफ है, नहीं, हम लोग सही से पढ़ते नहीं हैं, इसकी वजह से टफ लगता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो देखिए
इसे सीखने का तो प्रयास करना चाहिए। कोई सीखने का प्रयास नहीं करता है, कोई चीज़ टफ नहीं होती है, सीखने का प्रयास करना चाहिए। और अपना जो सिलेबस है, पहले चीज़ जो सिलेबस है, सिलेबस को पहले देखना चाहिए कि मान लीजिए हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ने का फॉर्मेट जो है, सिलेबस मेरा क्या है। सिलेबस देखने के बाद वो टॉपिक चूज करना चाहिए। अब बेसिक पोर्शन से उठाना चाहिए और बेसिक पोर्शन से धीरे धीरे बूंद बूंद से तालाब भरता है, ऐसे ही मंजिलें नहीं मिल जाती हैं। तो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना कोई नहीं चाहता है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी, आप समय के पालन करिए। जो भी 2 घंटा कर रहे हैं, 1 घंटा कर रहे हैं, 5 ही मिनट कर रहे हैं, बाकी उसे कंटिन्यू रखिए। जब कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे 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 वो सही हो जाएगा। और कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, ना कोई देखिए कोई स्टूडेंट खराब होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि किसी को ऊपर से कोई ऊपर वाले ने उसको अलग से ब्रेन नहीं दे दिया है, सबको एक ही जैसा ऊपर वाले ने ब्रेन दिया है। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि वो स्टूडेंट जिसको आ रहा है उसने उस पर टाइम स्पेंड किया है, उस पर टाइम दिया है, लेकिन हम उस पर टाइम नहीं दिए हैं, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। फ़र्क यही होता है। नहीं कोई न तेज होता है, न कोई कमज़ोर होता है। और कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और न आगे वाले को कमज़ोर समझना चाहिए। और वो तो मेहनत के ऊपर होती है, जो जितना मेहनत करता है उसके पास उतना ही निखार आती है। ठीक, तो इसके साथ चलिए देखें। तो ये बहुत टफ नहीं है, आइए इसमें सीखा जाए। प्रयास करना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं सिखाने का, आप भी कोशिश करिए और 100% देने का कोशिश करेंगे। आप भी 100% एक्सेप्ट करिए। इसमें क्या है, अब देखिए 3D डायमेंशन है, इसकी ज्यामिति, आप ज्यामिति समझ जाएंगे, इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन बनेंगे सॉलिड स्टेट के। और लगभग चार कंसेप्ट ऐसा है कि 4 कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जाम में। और ये 4 कंसेप्ट आप समझ गए, पहले इसकी संरचनाओं को, इसकी ज्यामिति को आप अच्छी तरह से सॉलिड स्टेट के समझ गए तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कंसेप्ट आसान है। बस आप देखिए, आप रटने के चक्कर में पड़ते हैं, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए, आप कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट को सीखिए, उसके वो कंसेप्ट क्या कह रहा है। आप कंसेप्ट सीखेंगे तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लग जाएगा। न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है, इसलिए न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो देखिए कंसेप्ट, इसमें ज्यामिति, इसकी ज्यामिति देखा जाए तो बेटा इसको मैं कलर कर रहा हूं, इसको हम कलर कर रहे हैं। तो इसको मैंने कलर किया, तो देखिए इसको बोला जाएगा फेस और हिंदी में बोलते हैं फलक। अब बात आती है, देखिए इसको बोला जाएगा, मिस्टेक हो गया, ये होता है किनारा। ठीक, और ये जो होता है इसे बोला जाता है कोना। कोना, कोना। अब इसके बातों को समझिए। अब ये जो है इसे बोला जाएगा फेस, फलक, किनारा, कोना। ये 3 फॉर्मेट को, इन तीनों बातों को आप केयर रखिए। अब उसके बाद मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे 3D डायमेंशन की जो घन की ज्यामिति है, देखिए पीछे, जैसे मान लीजिए एक रूम आप देखे होंगे, किसी रूम में आप रहते होंगे जिस कैमरे में, वो एक 3D डायमेंशन, सेम ऐसा ही फिगर है जो आपको मैं बनाया हूँ, एक रूम का फॉर्मेट है। जिससे आप रूम में रहते होंगे, वो भी घन रहता है, ये भी घन है। रूम में देखे होंगे कि जो जैसे मान लीजिए ये रूम है, सपोज दैट ए फेस, मान लीजिए इसी पे ले लीजिए, ए रूम है, एक रूम है। तो इसमें देखा जाए ना, तो इसका एक फेस, ये तो एक फेस हो गया जिसे फलक कहते हैं, एक फेस हो गया। एक तो सामने का हो गया, एक तो उसके इधर बैक का हो जाएगा, पीछे का, एक फ्रंट का हो जाएगा, एक बैक का हो जाएगा। 2 फेस तो हो गया। इसी तरह एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा, 4 फेस हो गया। अब एक नीचे हो जाएगा बॉटम में और एक ऊपर हो जाएगा टॉप में, 6 फेस हो गया। तो देखा जाए तो मैं बोला जाएगा कि जो घनी एकक कोष्टिका है, इसे घनी एकक कोष्टिका भी इस घन को बोलते हैं, घनी एकक कोष्टिका, या इसे बोला जाएगा यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ
सेल। तो यूनिट ऑफ सेल में देखा जाए, पूछा जाएगा कि फलक कितनी होती हैं, फलक कितनी होती हैं। अब देखिए फलक कितनी होती हैं, तो उसमें यूनिट ऑफ सेल में मैंने देखा घन में कितनी फलक होती है, मैंने बताया हूँ। फलक मतलब फेस, एक फ्रंट साइड में होती है, एक बैक साइड में होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, एक टॉप में होती है, एक बॉटम में होती है। ये 6 फलक हो गया। उसके बाद ये बताइए, जब 6 फलक हो गया तो एक फेस में एक उसका सेंटर तो होगा, एक केंद्र होगा, एक केंद्र तो होगा। तो ये बताइए कि एक फलक में, एक फेस में एक सेंटर है, तो 6 फलक में कितने सेंटर होंगे? 6 सेंटर होंगे, 6 केंद्र होंगे, होंगे कि नहीं? सेंटर का मतलब केंद्र होता है, तो 6 केंद्र होंगे। तो जब 6 केंद्र होंगे तो पहला चीज पूछता है फलकों की संख्या, फलकों की संख्या कितनी होती है? तो पहला फलकों की संख्या 6 होती है। फिर बोलेगा, दूसरा बोलता है फलक केंद्र कितना होता है? फलक केंद्र की संख्या, तो फलक केंद्र भी 6 होगा। 2 चीज तो समझ में आ गई। अब बात आती है, देखिए इस घनी एक कोष्ठिका जो बनी है, इसमें देखिए कोना कितना है। आपको कोना पूरा दिखाई दे रहा होगा इस फिगर पे ही, 3D डायमेंशन पे। तो देखिए 1 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8। तो देखा जाए तो कोनों की संख्या कितनी होती है बाबू? कोनों की संख्या 8, राइट। अब उसके बाद आता है किनारों की संख्या। किनारों की संख्या आता है, किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। देखिए कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिस किनारे को काउंट कर लेना है एक फेस में, दोबारा नहीं करना है। मान लीजिए कि इस वाले ऊपर वाले में, इसके फ्रंट वाले में देखा जाए, ये 4 किनारा हो गया, 1 2 3 4 किनारा हो गया। जब 4 ऊपर हो गया तो 4 नीचे भी हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 4 कितना हुआ? 8 हो गया। और जिस किनारे को ले लेना है दोबारा नहीं काउंट करना है। समझ में आया? तो ये तो हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे 8 हो गया, बचा क्या? 1 2 3 4। तो टोटल कितना हुआ? 12। अरे 4 ऊपर हो गया सर, 4 नीचे हो गया, 5 6 7 8 और 4 बैक का हो गया, 8 8 4 12 हो गया ना। तो टोटल किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए इसी तरह, और मेहनत से पढ़ते रहिए। और सभी लोगों को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आप हमारा सहयोग करिए, आपका हम सहयोग करते रहेंगे। आज के लिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही।